सो हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम जान रहे होंगे कि किस तरीके से हम आपकी एसएसटी या फिर एसएससी सोशल साइंस क्लास 10th को में जो आपकी फ़िलहाल सिचुएशन है उसको आप कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। आपकी एसएसटी को किस तरीके से आप टॉपर्स की गिनती में आ सकते हैं। एसएसटी सब्जेक्ट की अगर मैं बात करूँ तो किस हिसाब से मैंने मेरे बोर्ड्स के एक महीने पहले जो प्री बोर्ड्स हुए थे उसमें 36 मार्क्स आए थे और बोर्ड्स में 95 मार्क्स आए, तो किस हिसाब से किस तरीके से मैंने यार ये इम्प्रूव किया, तो वो सब हम जानेंगे इस वीडियो में। इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना अगर इस वीडियो से बेनिफिट चाहते हो तो। इस वीडियो में मैं आपको ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं आपके फुल मार्क्स लेके आऊँगा। इस वीडियो के बाद जो भी आप फॉलो करोगे उससे फुल मार्क्स आ जाएंगे। फुल मार्क्स लाना ना कोई भी आपका टीचर का काम नहीं है, ना वो मेरा काम है, वो आपका ही काम है। बट हाँ, काफ़ी हद तक ये चीज़ अगर आप अप्लाई करते हैं तो आपके मार्क्स बिल्कुल इम्प्रूव होंगे, राइट। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को और यहाँ पे चलते हैं। सबसे पहली चीज़ मैं आपको मेरी कुछ जर्नी बता देता हूँ एसएसटी सब्जेक्ट के अंदर। तो बोर्ड्स के कुछ करीबन एक महीने पहले हमारे स्कूल में प्री बोर्ड्स हुए थे, जिसके अंदर मेरे एसएसटी में 18 मार्क्स का होता था वो, तो मेरे 36 नंबर आए थे, राइट। जिसके बाद एसएसटी मतलब एक ऐसी सब्जेक्ट थी जिसमें मेरी वर्स्ट कंडीशन थी इन बोर्ड एग्जामिनेशन इन क्लास 10th, और बिल्कुल भी मन नहीं करता था एसएसटी पढ़ने का क्लास 10th में। जब बोर्ड्स आ गए थे, एक महीना था बोर्ड्स में, फिर भी मन नहीं करता था कि एसएसटी नहीं पढ़नी चाहिए। बट हाँ, हिस्ट्री मुझे थोड़ी पसंद थी तो हिस्ट्री में पढ़ लेता था। अदरवाइज सिविक्स से तो मुझे बहुत एक तरीके से नफरत सी हो गई थी लास्ट में आके। फिर उसके बाद मैंने क्या किया वो ही हम जान रहे होंगे इस वीडियो में। तो सबसे यहाँ पे मैंने क्या किया, उससे पहले आपको टिप्स बता देता हूँ प्रति सब्जेक्ट की, अलग अलग सब्जेक्ट की, कि आप कैसे आपकी एसएसटी को इम्प्रूव कर सकते हैं और अच्छे नंबर लेके आ सकते हैं। तो सबसे पहली सब्जेक्ट पे हम चलते हैं, दैट इज़ हिस्ट्री। तो हिस्ट्री में मैंने क्या किया था, मैंने एनसीईआरटी पढ़ी थी लाइन बाई लाइन। एनसीईआरटी मैंने पढ़ी थी, अंडरलाइन पेंसिल साथ में थी तो अंडरलाइन करता गया, हाइलाइटर्स मैंने यूज़ नहीं किए थे। दूसरी चीज़ मैंने क्या करी थी, मैंने शॉर्ट नोट्स बनाए थे हिस्ट्री में। शुरू से ही मेरी आदत रही थी क्योंकि हिस्ट्री में मुझे इंटरेस्ट, आई डोंट नो व्हाई। हिस्ट्री में आपको सबसे ज़रूरी चीज़ जो ध्यान रखनी है ना, वो है लेक्चर के टाइम पे जब आपको टीचर पढ़ा हो तो ध्यान से सुने, उनको एकदम कहानी की तरह सुने, काफ़ी मज़ा आएगा फिर आपको घर पे पढ़ने में उसे, राइट। अगर आप खुद से भी कोई चैप्टर पढ़ते हैं ना घर पे, तो बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है कि आपको समझ में आ जाएगा वो। अगर आपकी इंग्लिश थोड़ी बहुत ठीक है तो आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। ज़्यादा हाई फाई इंग्लिश उसमें नहीं चाहिए। कई लोग ये समझते हैं कि इंग्लिश में है, इसमें कुछ ऐसे वर्ड्स यूज़ होते हैं, तो भाई आपके पास गूगल है, आप और काफ़ी चीज़ें सर्च करते हैं, तो उस एक वर्ड को अगर सर्च कर लेंगे ना तो वो पूरा पैराग्राफ पढ़ने में मज़ा आएगा, इंटरेस्ट आएगा कि हाँ यार वो पैराग्राफ पूरा पढ़ते हैं, क्या पता उसमें आगे क्या है ना। तो ये ऐसे इंटरेस्ट बिल्ड होता है। तो ये चीज़ मैंने करी थी। ऐसा तो है नहीं मुझे भी कोई सारे वर्ड्स के मतलब बताते उस समय, बट हाँ इसी तरीके से धीरे धीरे मेहनत करते गए और शॉर्ट नोट्स बनाए। तो हिस्ट्री में तो अपना चीज़ क्लियर थी। दूसरी चीज़ हम बात करते हैं सिविक्स की। तो हिस्ट्री में तो आप देखो इतना ही ध्यान रखना और कुछ भी नहीं करना, सिर्फ जब टीचर पढ़ा रहा हो तो ध्यान से सुनिएगा एकदम इंटरेस्ट के साथ, और घर पे जाके उसे एक बार रीड कर लेना। और शॉर्ट नोट्स हो सके तो यार बनाना, बहुत फ़ायदे में रहोगे बोर्ड्स के समय में। अभी तो जब ये वीडियो पब्लिश हो रही है तभी तो बोर्ड्स में, तब तक तो बहुत टाइम है, तो बहुत फ़ायदे में रहोगे। तो हाँ, अब बात करते हैं सिविक्स की। सिविक्स में मैंने क्या किया था, देखो वैसे तो मैं बिल्कुल भी हाथ तक नहीं लगाता था सिविक्स को, बट हाँ लास्ट में आके एनसीईआरटी की रीडिंग करनी ही पड़ी थी क्योंकि सिविक्स में बड़े बड़े चैप्टर्स नहीं हैं। ये चीज़ तो माननी पड़ेगी। आज मैं मानता हूँ कि बड़े बड़े चैप्टर्स नहीं हैं, छोटी छोटी चीज़ें लिखी हुई समझ में आने वाली चीज़ है, बट मुझे नहीं पता उस समय वाई आई हेटेड सिविक्स, आई डोंट नो। तो हाँ, अब बात करते हैं इसकी, भावनाओं में बह गए। तो आपको क्या करना है, एनसीईआरटी पढ़नी है। एनसीईआरटी पढ़ोगे, उसके बाद क्या है, आपके टीचर्स आपको क्वेश्चन आंसर कराएंगे, उन्हें तो लर्न करना ही है। उसके बाद आप क्या करोगे, एनसीईआरटी पढ़ना नहीं है। एनसीईआरटी में आपको कुछ बोल्ड लेटर्स मिलेंगे, कुछ अलग लाइक इस पॉलिटिकल पार्टीज़ करके आपका वो टॉपिक होगा, उसकी मतलब आप समझ रहे होंगे डेफिनेशन टाइप कुछ चीज़ें आपको मिलेगी एनसीईआरटी के अंदर। तो क्योंकि मुझे तो अभी इतने साल हो गए, इसलिए मैं वो कुछ वर्ड आपको अभी बता नहीं सकता, फिलहाल मेरे पास बुक भी नहीं है, बट आप समझ रहे होंगे, राइट। आपको यहाँ स्क्रीन पे दिख रही होगी वो चीज़। तो आपको क्या है, इन्हें अंडरलाइन करना है, इन्हें लर्न करना है। सिविक्स समझने से नहीं आएगी, मतलब सिविक्स कुछ कहानी की तरह नहीं है, तो समझ के भी हम भूल जाएंगे क्योंकि समझने का कोई चीज़ ही नहीं है, इसमें रटने की चीज़ें हैं। सीधी सीधी बात है, बिल्कुल। आपको अगर पूछेगा कि हाँ पॉलिटिकल पार्टी की डेफिनेशन बताओ,
तो वो तो इस हिसाब से बताई जाएगी। उसके बाद आपको क्या करना है, इसके PYQs देख लेना, वहाँ से आपको पता लग जाएगा यार इस टॉपिक का ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। हिस्ट्री में अपन नहीं बता सकते हैं ये चीज़, बट हाँ सिविक्स में अपन ये चीज़ हाँ कई हद तक बता सकते हैं कि हाँ यार ये इतने ये PYQs आए हैं इस टॉपिक में से, तो हाँ ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, ये इस पैराग्राफ में से आ रहे हैं ज़्यादातर, तो सिविक्स में ये चीज़ वर्क करती है। तो इन 2 या इन 3 टिप्स के साथ ही सिविक्स आप अच्छे से इम्प्रूव कर सकते हैं। और आगे चलते हैं ज्योग्राफी की तरफ। अभी हम सिर्फ एक ओवरव्यू ही ले रहे हैं कि किस हिसाब से आपको प्रति सब्जेक्ट पे थोड़ा थोड़ा ध्यान देना है ना। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कैसे उन चीज़ों को फ्रेम करना है क्वेश्चन आंसर्स में, राइट। ज्योग्राफी में मैं आपको ये बताना चाहूँगा, रीडिंग के साथ साथ एनसीईआरटी तो देखो आपको हर सब्जेक्ट में रीड करनी पड़ेगी, पर ज्योग्राफी में क्या है, रीडिंग के साथ साथ लर्निंग बहुत ज़रूरी है। रीडिंग के साथ साथ लर्निंग ज़रूरी है, क्योंकि ज्योग्राफी में तो कुछ भी समझने का नहीं है, सब फैक्ट्स है, डेटाज है, राइट, तो आपको याद ही रखने पड़ेंगे। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, राइट। तो ज्योग्राफी में तो ये चीज़ रहती है। दूसरी चीज़ मैप्स बहुत ज़रूरी है ज्योग्राफी में, वो काफ़ी हद तक लास्ट में है ना आपको एक कॉन्फिडेंस देंगे, क्योंकि क्या है मैप्स एक ऐसी चीज़ है जो फ्री के मार्क्स पे आप जिन्हें कह सकते हैं। आप अगर 2 से 3 मैप्स प्रति हफ्ता भी करते हैं ना, उनको मतलब 2 से 3 मैप्स को आप 3 से 4 बार कर लें, फिर आपको याद रह जाएगी, क्योंकि फिर एग्ज़ाम्स होते हैं, स्कूल के टेस्ट्स होते हैं, तो ज़्यादा जोड़ बिल्कुल भी नहीं आने वाला एट द एंड ऑफ द ईयर, मतलब बोर्ड एग्जामिनेशन के पास। तो ज्योग्राफी में तो सिंपल सा है, लर्न करो और मैप्स करो, दैट्स इट। उसके बाद चलते हैं इको पे, इकोनॉमिक्स, राइट। इकोनॉमिक्स देखो कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं, आई थिंक सबसे आसान जो सब्जेक्ट मैं मानता हूँ SSC में क्लास 10th में सोशल साइंस की इकोनॉमिक्स है, क्योंकि इकोनॉमिक्स के अंदर अपनी सराउंडिंग से रिलेटेड चीज़ें हैं। आपको कुछ आउट ऑफ द बॉक्स सोचने की ज़रूरत ही नहीं है, आपके साथ वो चीज़ें हो रही है, वही चीज़ इकोनॉमिक्स में यार। तो इसलिए मुझे तो ये बहुत अच्छे से समझ में आती थी, एंड इकोनॉमिक्स कभी मैंने लर्न नहीं करी। ये इस वीडियो में जो बता रहा हूँ मैं मेरी चीज़ बता रहा हूँ, है ना, आपका वे अलग हो सकता है, एंड आई एम श्योर होगा, तो उस पर स्टिक रहिए। अगर वो सही है तो कुछ एक चीज़ आप इस वीडियो से मैं ये देखो एक चीज़ समझ जाना, जो भी आपको टीचर बताता है वो ब्लाइंडली फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है जब तक आप उस सब्जेक्ट में ज़ीरो ना हो। बट अगर आपके पास आपके टीचर ने कुछ बता रहा है कि आप कोई चीज़ फॉलो कर रहे हैं, तो आप कुछ चीज़ें ऐड कर सकते हैं, बट ऐसा नहीं कि आपके प्लान को कैंसिल कर दें और जो मैं बता रहा हूँ उसे फॉलो करें। ऐसा तो फिर कोई मतलब वाली बात नहीं रहेगी, फिर आप कोई दूसरा बताएगा तो उसे फॉलो करेंगे। खुद के प्लान पे स्टिक रहिए और चीज़ें ऐड करते चलिए, राइट। तो इकोनॉमिक्स का सिंपल सा है यार, आप चीज़ों को जितना समझेंगे, जितना खुद से रिलेट करेंगे, क्योंकि ये वीडियो क्या बोर्ड से बहुत पहले रिलीज़ हो रही है। बोर्ड के जब बोर्ड्स नज़दीक आ जाएंगे तब एक दूसरी वीडियो रिलीज़ होगी, वो एक दूसरा मेथड होगा कि किस हिसाब से आप जितने दिन बचे होंगे उस हिसाब से किस हिसाब से आप कर सकते हैं। बट हाँ ये वीडियो बहुत पहले रिलीज़ हो रही है, तो आपके पास समय है, राइट। तो समझते चलिए, अपने खुद से रिलेट करेंगे इको को, तभी इकोनॉमिक्स काफ़ी आसान होने वाली है, राइट। उसके बाद अब हम बात करते हैं आंसर राइटिंग की। हमने यार ये ओवरव्यू सा देख लिया भैया हमने कि हाँ ये चीज़ें हैं, हम समझ गए, हमें ऐड करते चलेंगे हमारी लिस्ट में, चलो बहुत बढ़िया। अब आंसर राइटिंग कैसे करें? आंसर राइटिंग के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ है पॉइंट्स। आप कुछ भी आंसर करें, ऊपर एक सब हेडिंग डालें और नीचे पॉइंट्स में आंसर देंगे तो काफ़ी अच्छा लगेगा। एंड दूसरी चीज़ है लेंथ। जितना लंबा आपका आंसर लगेगा ना, चाहे वो एक एक पॉइंट्स में हो, एक एक वर्ड में हो, वो पॉइंट्स हो, बट उसकी लेंथ इंक्रीज हो जाएगी। तो जितना अच्छे से वो प्रेजेंट होगा उतना ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो प्रेजेंट पे अगर हम आए हैं तो हैंड राइटिंग में तो आना पड़ेगा। तो तीसरी चीज़ है आपकी हैंड राइटिंग। आपकी हैंड राइटिंग बहुत वाइटल रोल प्ले करती है। ज़्यादा काटा पीटी नहीं करनी है ना, ज़्यादा खिटपिट नहीं, बिल्कुल भी नहीं करनी है इसमें, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। और चौथी चीज़, अगर आप एनसीईआरटी पढ़ते तो उसका फ़ायदा आपको यहाँ मिलेगा, आपको इंग्लिश के कुछ कीवर्ड्स मिल जाएंगे। वो कीवर्ड्स ज़रूर ध्यान रखना। आपको प्रति पैराग्राफ में, प्रति टॉपिक में कुछ ना कुछ उसके फेमस कीवर्ड्स होंगे, वो आप अगर आंसर राइटिंग में डालते हैं इन लाइक आपको सबसे पहले सब हेडिंग लिखनी है, फिर नीचे आपको पॉइंट्स लिखने हैं, फिर उसमें वो कीवर्ड्स होंगे ना, कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली आपको। उसके बाद हम बात करते हैं अगली चीज़ की, दैट इज़ जब आपका पेपर नज़दीक हो, या फिर अभी भी अगर आप चाहें तो कर सकते हैं, टॉपर्स की आंसर शीट आती है, राइट। मार्केट में आपको ओसवाल की मिल जाएगी या अदर कंपनीज़ की भी मिल जाएगी। उससे भी मैंने आंसर राइटिंग सीखी थी, तो उसमें आपको आंसर राइटिंग बहुत अच्छे से मिल जाएगी, किस हिसाब से टॉपर्स
आंसर लिखते हैं, तो वो ही वे होना चाहिए। तो ये वो बुक्स थी जो मैंने एसएसटी में एग्ज़ाम के टाइम पे परचेज़ करी थी। ये है आपकी आप देख सकते हैं टॉपर्स की हैंडराइटिंग की, राइट, किस हिसाब से वो आंसर्स लिखते हैं, राइट। देखो इन्होंने पॉइंट्स में लिख रखी है चीज़ें, आपको दिख रहे होंगे, राइट, पॉइंट्स में लिख रखी है, हर एक आंसर पॉइंट्स में लिख रखा है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने भी अपने बोर्ड्स के टाइम पे यही किया था, जिसकी वजह से 95 शायद मेरे आए। तो आप देख सकते हैं, आप एग्जाम्पल आपके सामने है। जिसको एसएसटी में कुछ भी नहीं आता था, वो आंसर राइटिंग और थोड़ा बहुत पढ़ने के दम पे अगर कर सकता है तो आप बिल्कुल भी कर सकते हैं, कोई भी डाउट नहीं है, आपके पास तो अभी बहुत समय है। साथ ही में मैंने करी थी ये सैम्पल पेपर्स की बुक, ये आप देख सकते हैं। इसमें 16 सैम्पल पेपर्स हैं। ये देखिए मेरे, आपको पेंसिल से कुछ दिख भी रहा होगा। तो ये सब करी थी तो ये मैं बता रहा हूँ आपको, मैं नहीं कह रहा इसे परचेज़ करो, ऐसी चीज़ें आप परचेज़ कर सकते हैं। बट ये थोड़ी बाद की बात हो गई। अभी आप आपके स्टडीज़ में फोकस करिए और जो पॉइंट्स मैंने बताए उन पे फोकस करिएगा। आई थिंक ये सब कुछ मैंने समराइज़ करके बताया है इस एक वीडियो में। आपके पास कुछ इन्फॉर्मेशन पहुँचाने की कोशिश करिए जो आपको आई थिंक एंड आई एम श्योर आपको बिल्कुल हेल्प करेगी। अगर आप इस वीडियो में बताए गए पॉइंट्स को अपने एसएसटी सब्जेक्ट पे इम्प्लीमेंट करते हैं ना, तो बहुत अच्छा इंप्रूवमेंट आपको देखने को मिल जाएगा। बाकी मेहनत आपको करनी है, वो ना टीचर कराएगा ना मैं कराऊंगा, वो आपकी होगी। सो थैंक यू वेरी मच लिसनिंग टू मी सो केयरफुली। अगर अभी तक आप ये वीडियो देख रहे हैं तो सब्सक्राइब भी मार देना नीचे ऐसी वीडियोज़ के लिए। चलिए भाई।